सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 16 जल के बारे में। आज हम भाग 3 में जल के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि पृथ्वी पर जल लगभग 71% है। उस पूरे जल में लगभग 3% ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है। बाकी जो जल है वो अधिकांश समुद्र का जल है जो लगभग 2/3 है। वह खारा है और पीने योग्य नहीं है। इस प्रकार शुद्ध जल और पीने योग्य जो जल है वह 3% ही है। हमने जल के अन्य गुणों के बारे में भी बात किया था। हमने जल के स्रोत के बारे में बताया था कि जल के जो ताजे स्रोत है वह नदी, तालाब, झरना, वर्षा आदि हैं, जबकि भूमिगत स्रोत कुआं, नलकूप, तालाब तथा हैंडपंप है। अब हम जल के भौतिक गुण के बारे में बात करें तो यदि हम उसके गुणों की बात करें तो पाएंगे कि जल जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल गैस में बदल जाता है, अर्थात जल वाष्प में बदल जाता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो जल होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल शुद्ध और स्वादहीन होता है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। जो शुद्ध जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। हमने बताया था कि जल का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, खासतौर से दैनिक क्रियाकलाप में, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मानव शरीर में, विद्युत उत्पादन में और परिवहन के क्षेत्र में। यदि हम जल नहीं पिएंगे तो हमको थकासी अनुभव होगा। जल पीने से स्फूर्ति आती है क्योंकि हमारे भोजन में ऐसे कई अवयव होते हैं जो जल में घुल करके ही शरीर के अंदर पचने का कार्य करते हैं। हमने बताया था कि पृथ्वी सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग 30,000 टन जल वाष्प पाया जाता है। तो अधिकांश जो उद्योग हमारे आसपास होने से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे ये स्रोत हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं और अम्ल वर्षा इसके मुख्य कारण हो रहे हैं। तो ये सभी ऐसे तथ्य हैं, इसलिए हमें जल का अधिक उपयोग न करके अनर्गल तरीके से इसका उपयोग न करें, बल्कि सीमित मात्रा में इसका उपयोग करें। जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अब हम आगे इसके बारे में वाष्पन और संघनन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि वाष्पन और संघनन, हमने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल जलवाष्प में बदल जाता है। द्रव का जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन ही वाष्पन कहलाता है और जलवाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अर्थात यदि हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यही पाएंगे कि जब हम जल को उबालेंगे तो वह भाप में बदल जाएगा और यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, और जब भाप को हम उसे ठंडे रूप में द्रव के रूप में बदलेंगे तो वह प्रक्रिया संघनन कहलाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बादलों का बनना एवं वर्षा का होना आदि क्रियाओं में पाए जाते हैं। वाष्पन एवं संघनन को हम निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए किसी पौधे की पत्ती युक्त एक टहनी के अनुसार यदि हम पॉलीथीन की थैली बांधें और दूसरे दिन देखें तो क्या पाएंगे कि थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं।
जल की बूंदें आखिर कहाँ से आई? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं को स्टोमेटा को वायु रंध्र भी कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से पौधे का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है। यह क्रिया शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तेजी से होती है। गीले कपड़े धूप में रखने पर सूख जाते हैं। वर्षा से भीगी जमीन कुछ दिनों में सूख जाती है। हरी सब्जी खुले में रखने पर कुछ देर में मुरझा जाती है। गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं। सोचिए यह जल कहाँ जाता है? समुद्र, नदी, तालाब, कुआं आदि से भी जल निरंतर वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाता है। जल युक्त सभी वस्तुओं का जल हर समय पर, हर ताप पर वाष्पित होता रहता है। इसके लिए हम कई क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई बर्तन लेते हैं। बर्तन में हम अलग अलग तरह का जल को वाष्पीकृत करते हैं, चाहे वह सादा जल हो या साफ जल। वाष्पीकृत करने पर वह उसके ऊपर यदि हम कोई पन्नी रख देते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर जैसे ही हम बर्फ रखेंगे पन्नी के ऊपर, प्लास्टिक में जो पन्नी होती है, पन्नी के नीचे पूरी तरह से पूरा पानी के ऊपर नीचे आ जाती है। इससे यह पता चलता है कि जल के अंदर जो वाष्पीकृत जल है वह ठंडे होने के कारण बूंदों में परिवर्तित हो गई। यह प्रक्रिया जलवाष्प से जल की बूंदों में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। इसके लिए हम कई क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। इसके लिए एल्युमिनियम की केतली में पानी लेकर उसे उबालें। हम क्या देखते हैं कि केतली की टोटी से भाप निकलती हुई दिखाई देती है। अब एक प्लेट को टोटी से निकलती भाप के सामने ले जाएं। क्या देखते हैं कि भाप संघनित होकर प्लेट पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार हम क्रियाकलाप द्वारा केतली में जल का वाष्पन और बाहर जो जल वाष्प आया जैसे ही प्लेट से संपर्क किया, ठंडे होने के कारण वह संघनन हो जाता है। दूसरा क्रियाकलाप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। एक बीकर में पानी लेकर उबालें। बीकर से निकलने वाली भाप के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा ले जाएं। क्या दिखाई देता है? जलवाष्प भाप के घने बादल की तरह दिखाई देते हैं। यह जलवाष्प बर्फ के संपर्क में आने पर संघनन क्रिया के कारण द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात द्रव में बदल जाता है। इसी प्रकार जब वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन ठंडे वातावरण में होता है तो वह जल हिम या ओले के रूप में बदल जाता है। वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षा, हिमपात या ओला का रूप ले लेती है। अर्थात यही प्रक्रिया जब हमारे वायुमंडल में होती है तो हम देखते हैं अक्सर कि कहीं कहीं बरसात के साथ ओले भी पड़ते दिखाई देते हैं और कहीं कहीं हिमपात होता है। यही कारण है कि जल का संघनन हो जाता है। अब हम कठोर और मृदु जल के बारे में बात करेंगे। हमने अनुभव किया है कि कुछ कुओं के जल या स्थान विशेष में पाए जाने वाले जल से साबुन द्वारा कपड़ा धोने पर साबुन कम झाग देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे जिस भगोने में नहाने के लिए पानी उबाला जाता है उसकी पेंदी तथा दीवारों पर सफेद रंग का कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। ऐसा ही पदार्थ हम मग, बाल्टी या नल की टोटी पर भी जमा हुआ प्रायः देखते हैं। यह घटना किसी स्थान के पानी में अधिक देखने को मिलती है और कहीं कम। जल की यह भिन्नता उसमें घुले हुए लौड़ों के कारण होती है। लौड़ों की घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं कठोर होता है। जल के कुछ लौड़ों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। ऐसे जल को हम मृदु जल कहते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। जल किसी घरेलू जल शोधन युक्ति से शुद्ध कर लिया जाए
तो वह लौड़ों की मात्रा कम की जा सकती है। तो मित्रों, इसी के साथ यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे।